फ्लक्स का बेसिक मतलब है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, जैसे मान लीजिए सर हमने एक सरफेस लिया ऐसा एंड वी प्लेस इट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने सरफेस को रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि few of the field lines will pass or cross through this surface। तो इस सरफेस के थ्रू कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो एक्चुअली द नंबर ऑफ दैट फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग दिस सरफेस perpendicular to it is basically called as electric flux। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप ऐसे लिखते हैं E A cos theta, where theta is the angle between the electric field and area vector। एरिया भी अपने आप में एक वेक्टर है और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ओपन सरफेस है तो परपेंडिकुलर आप किसी भी साइड पे ले सकते हो। ओपन सरफेस का क्या मतलब होता है कि सर ओपन सरफेस का बेसिक मतलब जो कंप्लीटली हर तरफ से इनक्लोज नहीं है, तो दैट इज बेसिकली द ओपन सरफेस। फॉर एग्जांपल और दूसरा सरफेस होता है क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि ये एक स्फीयर है, स्फीयर, तो स्फीयर इज क्लोज फ्रॉम एवरी साइड, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज क्लोज सरफेस। अगर हम इसी तरह से सिलेंडर ले लें या क्यूब ले लें तो ऑल ऑफ देम आर क्लोज्ड सरफेस। अगर सरफेस आपका क्लोज्ड है तो उस केस में जो ये परपेंडिकुलर या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप लेते हैं that will again be perpendicular to the surfaces but it will be perpendicularly outward out of the surface। इसका मतलब अगर इस पे नॉर्मल लीजिएगा तो ऐसे आएगा, this will be the direction of normal। इस पे नॉर्मल ऐसे नहीं हो सकता सर, इस पे नॉर्मल ऐसे नहीं हो सकता, ये towards the surface या directed into the surface, ऐसा नॉर्मल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। तो खैर, तो एक बात याद रखना है कि अगर ओपन सरफेस है तो नॉर्मल यू कैन टेक इन आइदर डायरेक्शन, दैट विल नॉट मैटर एट ऑल। आप इधर नॉर्मल ले लीजिए या इधर नॉर्मल ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आपके नॉर्मल के अकॉर्डिंग आपका जो फ्लक्स की वैल्यू है या तो पॉजिटिव आ जाएगी या निगेटिव आ जाएगी, उससे मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एंड इट विल नॉट ऑल्टर योर आंसर। बट अगर आपका क्लोज सरफेस है तब तो सर आपके नॉर्मल की डायरेक्शन फिक्स है एंड द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल विल ऑलवेज बी आउटवर्ड और आउट ऑफ द सरफेस, वो फिक्स है। क्लियर? तो ये कहानी है सर आपके फ्लक्स की। और थीटा क्या है? इसी एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसी का नाम थीटा है। तो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था और मैंने आपसे ये भी बोला था कि अगर आप फ्लक्स निकाल रहे हो तो आप का जो फ्लक्स है वो किसी एक सरफेस पे, अगर एक क्लोज सरफेस है जिसमें आपको एक से ज्यादा तरह के सरफेसेस का कॉम्बिनेशन है, तो हर सरफेस पे आप इंडिविजुअली फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे एंड देन यू विल टेक द अलजेब्रिक सम टू गेट द रिजल्टेंट फ्लक्स। ठीक है? तो ये आपको लास्ट टाइम मैंने बका था, लास्ट टाइम मैंने इस पर डिस्कशन किया था। अब जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे दैट इज गॉस लॉ। इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, गॉसेस लॉ कहते हैं। गॉस लॉ बेसिकली क्या है सर? तो गॉस लॉ बेसिकली फ्लक्स को रिलेट करता है विद द चार्ज। ठीक है? गॉस लॉ क्या करता है? फ्लक्स को चार्ज के साथ रिलेट करता है। बेसिकली एक बात को समझो कि अगर मैं आपसे कहूं कि सर कोई भी सरफेस है, ये कोई भी सरफेस है, ये क्लोज सरफेस, इसके अंदर अगर हमने चार्ज रख दिया, पहले तो समझ लेते हैं हम इस बात को। इसके अंदर अगर हमने कोई चार्ज रख दिया तो अनडाउटेडली देयर विल बी द फील्ड लाइंस ड्यू टू दैट चार्ज व्हिच विल बी पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू दिस सरफेस। तो जिस तरह से आप किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास हो रही होगी। इन द सेम मैनर अगर आपने कोई सरफेस लिया और उसके अंदर आपने चार्ज को रख दिया तो उस चार्ज की फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास हो रही होगी। तो किसी भी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास होगी when you enclose a charge inside the closed surface, that is basically the relation is given by a law which is called as Gauss law। तो गॉस लॉ आपको बेसिकली ये बताता है कि किसी भी चार्ज को अगर हमने इनक्लोज कर दिया इनसाइड अ सरफेस तो उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दूसरा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही होंगी उस सरफेस के थ्रू, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज गॉस लॉ। अब गॉस लॉ कहता क्या है, इस बात को समझिए। गॉस लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई भी चार्ज ले लें या चार्ज सिस्टम ले लें और उसके अंदर अगर आप एक क्लोज सरफेस बना दें, अ सरफेस which encloses the charge or charge system from all the sides, इस तरह के सरफेस को हम गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं। ऐसा सरफेस जो चार्ज या चार्ज सिस्टम को हर तरफ से कंप्लीटली इनक्लोज कर रहा हो। अब एक बात समझो
गॉसियन सरफेस का कोई पर्टिकुलर शेप गॉस ने नहीं बताया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गॉसियन सरफेस अगर लेना है तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकली होना चाहिए, सिलिंड्रिकली होना चाहिए, ऐसा नहीं बताया है गॉस लॉ ने। गॉस लॉ सिंपली ये कहता है कि भाई अगर चार्ज है या चार्ज सिस्टम है तो उसको इनक्लोज करिए फ्रॉम ऑल द साइड। सरफेस का शेप कुछ भी हो सकता है, गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है। आपको करना क्या है, चार्ज को इनक्लोज करना है फ्रॉम ऑल द साइड्स। बात समझ में आ रही है? चार्ज को हर तरफ से इनक्लोज करना है। इसका मतलब है गॉस लॉ इज वैलिड फॉर द गॉसियन सरफेस ऑफ एवरी ईच एंड एवरी शेप। ठीक है, हमेशा याद रखना। बट तो सर हम हमेशा, मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि एक चार्ज है, तो इसके अराउंड आप स्फेयर ले लेंगे तब भी गॉस लॉ वैलिड है, और इसके अराउंड स्फेयर नहीं लेके अगर आप कोई दूसरा सरफेस ले लेंगे, मान लीजिए कि इसमें सिलेंडर ले लीजिए, तब भी गॉस लॉ वैलिड है। मैं तो कहता हूँ इरेगुलर कोई शेप ले लीजिए जिसका कोई शेप ही नहीं है, तब भी गॉस लॉ वैलिड है। तो गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड, गॉस लॉ हमेशा वैलिड है। तो सर हम फिर सिंगल चार्ज के लिए आपने देखा होगा क्लास 12th में कि जब भी सिंगल चार्ज होता है तो उसको हम स्फीयर में इनक्लोज करते हैं। ऑल्दो मैं कह रहा हूं कि गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड, चाहे उसके अराउंड सिलेंडर लीजिए, क्यूब लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड। देन व्हाई डू यू टेक द स्फीयर अराउंड अ गिवन चार्ज? तो उसका रीजन है सर, उसका रीजन ये है कि फाइनली जब हम गॉस लॉ यूज करेंगे, अभी हम सीखेंगे उस बात को, तो हमें अल्टीमेटली ईडीए करना ही करना है। और ईडीए अगर करना है मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो ये इंटीग्रेशन तभी देखो, डीए का इंटीग्रेशन होना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वो या तो कांस्टेंट होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमें एरिया वेक्टर के साथ पता होना चाहिए। दो में से एक पॉइंट होना चाहिए। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमें एरिया के साथ पता होगा तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं और सिर्फ वेरिएबल पार्ट को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसलिए टू कीप द इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ऐसा सरफेस चूज करते हैं जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आए। तो इसीलिए बेटा गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी शेप ऑफ द सरफेसेस, बट हम सिमेट्रिक शेप्स इसलिए लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट सिमेट्रिक सरफेस कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, और इसीलिए आप उसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो खैर, तो गॉस लॉ का पॉइंट है कि कोई भी चार्ज लीजिए, उसको इनक्लोज करिए फ्रॉम ऑल द साइड्स, और जिस सरफेस से इनक्लोज करेंगे उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, बट हम जनरली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लेंगे ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकें। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अगर आपने किसी भी चार्ज को इनक्लोज कर दिया फ्रॉम ऑल द साइड, या चार्ज सिस्टम को अगर आपने किसी भी चार्ज, या चार्ज एक से ज्यादा चार्ज हो सकता है, या चार्ज सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो, मान लीजिए कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये -Q3, इस तरह से चार्जेस हैं, इसको हमने इनक्लोज कर दिया। तो Gauss law simply says that the flux will be equal to the net charge enclosed divided by epsilon naught, or 1 upon epsilon naught times the net charge, है ना? ये आपके गॉस लॉ का फॉर्मूला है कि फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कुछ बातों को याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये कि सर आपका जो गॉस लॉ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। ये ना तो शेप पे डिपेंड करता है ना साइज पे डिपेंड करता है गॉसियन सरफेस पे। गॉसियन सरफेस मतलब अगर यही चार्ज आप इससे बड़े सरफेस में इनक्लोज करते तब भी रिजल्ट यही आता, और अगर आप इससे मतलब सरफेस का शेप चेंज भी कर देंगे तब भी रिजल्ट यही आएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने एक चार्ज लिया और उस चार्ज को स्फीयर के अंदर रखा तब फ्लक्स की वैल्यू Q/एप्सिलॉन नॉट है। अगर इसी चार्ज को आप क्यूब के अंदर रखेंगे तब भी फ्लक्स की वैल्यू Q/एप्सिलॉन नॉट आएगी। If you have kept the same charge inside a cube, then also you will get the flux as Q/एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब the shape of this Gaussian surface is not changing my answer of flux। इसी तरह से सर अगर मान लीजिए कि ये स्फीयर है, अगर ये छोटा स्फीयर भी रहता और उसके अंदर हम चार्ज Q रखते तो भी फ्लक्स की वैल्यू हमारी Q/एप्सिलॉन नॉट ही आती। इसलिए मैंने आपसे कहा कि गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि गॉस लॉ में दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि द चार्ज विच इज इनक्लोज्ड इन द इनसाइड द गॉसियन सरफेस दैट विल कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स, बट वो चार्ज जो गॉसियन सरफेस के बाहर है दैट डजंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द फ्लक्स। मतलब अगर कोई चार्ज, ये मान लो ऐसा कोई सरफेस है हमारा, ये कोई सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है इसके बाहर Q2, तो अगर हम फ्लक्स लिखेंगे थ्रू दिस सरफेस तो दिस विल बी इक्वल टू Q1/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? Q2 का कोई रोल फ्लक्स में नहीं है थ्रू दिस सरफेस। बट सर एक बात याद रखिएगा, लास्ट पॉइंट,
electric field on Gaussian surface will be because of both, that is charge enclosed and charge outside the Gaussian surface. मतलब भले flux जो होगा that will be only because of the charge which is enclosed inside the Gaussian surface. फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी चार्ज के कारण होगा जो चार्ज इनक्लोज है इनसाइड द गॉसियन सरफेस, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द सरफेस दैट विल बी बिकॉज ऑफ बोथ, जो चार्ज इनक्लोज है और जो चार्ज बाहर है दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज दोनों चार्ज होंगे विच इज इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, बट आपका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स का कारण सिर्फ और सिर्फ वो चार्ज होगा विच इज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इस बात को याद रखिएगा सर। ये सारे पॉइंट्स नोट करिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब देखिए सर, कुछ नई बातें सीखते हैं। बच्चों वाली बातें बहुत सीखा होगा आपने कि भाई एक सरफेस है उसके ऊपर चार्ज रख दीजिए, उसके फ्लक्स बताइए, वो सब टाइम पास बातें। अभी एक चीज मैं सिखाता हूँ आपको, एक बात याद रखिएगा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे विद द गॉस लॉ। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जिस तरह से प्लेन एंगल है वैसे ही सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल का बेसिक मतलब होता है द एंगल that forms by an arc at a point that is basically called as plane angle. For example, अगर मान लीजिए कि कोई आर्क ले लीजिए, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, और इसके दो पॉइंट्स को आप यहाँ पर लाके मिला दीजिए तो द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। इस एंगल को प्लेन एंगल कहते हैं। मतलब, या फिर दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो, ऐसा एंगल जो दो लाइन के बीच में बनता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल की ये मीनिंग होती है। और दूसरी बात ये भी है, आपको मालूम है कि किसी भी पॉइंट के अराउंड जो टोटल प्लेन एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई और 360 डिग्री। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ये मालूम है कि चाहे आपका ये पूरा क्लोज्ड सर्कल हो या क्लोज किसी भी शेप का लूप हो, अगर इसके अंदर मैं कोई भी पॉइंट ले लूंगा तो इसके अंदर जो टोटल एंगल होगा दैट वुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये जरूरी नहीं कि सर्कल होगा तभी ये एंगल टोटल 360 होगा, ये कोई भी शेप हो, बिकॉज किसी भी शेप को आप 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हो और हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री के एंगल का होता है। तो इसीलिए सर आपका कोई भी शेप हो, आपका नेट एंगल 360 ही होता है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन एंगल, जो आप बचपन से जानते हो, मुझसे अच्छा जानते हो। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट कहता है कि इंस्टेड ऑफ, अगर मान लीजिए इंस्टेड ऑफ आर्क, अगर आपके पास कोई एक सरफेस है, मान लीजिए कोई डिस्क मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर ये कोई डिस्क है और इस डिस्क के हर पॉइंट को अगर मैं एक पॉइंट से लाके मिला दूं, मान लीजिए कि ये पॉइंट है और इस डिस्क पे जितने भी पॉइंट हैं इस डिस्क के, वो सारे पॉइंट्स को लाके मैं इस पॉइंट के साथ मिला दूं, सारे पॉइंट को इमेजिन करो, अगर मैं सारे पॉइंट्स को लाके इस पॉइंट के साथ मिलाता जाऊं तो इस वर्टेक्स पे कोन फॉर्म हो रहा होगा। इस वर्टेक्स पे कोन फॉर्म होगा, कोन। और वो जो कोन पे जो टोटल एंगल फॉर्म होगा, कोन के एपेक्स पे जो टोटल एंगल फॉर्म हो रहा होगा बाय ऑल द लाइंस, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। फिर से मेरी बात सुनो, या इसको बहुत और आसान कर दूं तो सॉलिड एंगल का बेसिक मतलब होता है द एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एट अ पॉइंट। द एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एट अ पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। मतलब ऐसा एंगल जो कोई भी सरफेस किसी पॉइंट पे सबटेंड कर रहा हो, दैट विल बी कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। उस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल का मतलब द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, और सॉलिड एंगल का मतलब है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एनी सरफेस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है DA, दैट इज द एरिया ऑफ द सरफेस, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये वाला जो R है, यहाँ से जो डिस्टेंसेस ली गई हैं,
दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू DA बाय R स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि आपका सरफेस कुछ इस तरह का हो, ठीक है, और ये आपका R जो है आपका वो R इस तरह से, आपका जो R है वो इस तरह से हो, और ये DA ऐसे हो सच दैट कि DA पे जो परपेंडिकुलर है नॉर्मल टू दिस सरफेस वो R के साथ कुछ एंगल बना रहा हो, लेटेस्ट से थीटा, तो इस केस में इसी ओमेगा की वैल्यू को लिखा जाएगा DA cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मतलब अगर आपका R और नॉर्मल टू द सरफेस इफ दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला है दैट विल बी रिटन एज DA cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दूसरा पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अराउंड जो टोटल सॉलिड एंगल है, किसी भी पॉइंट के अराउंड जो टोटल सॉलिड एंगल है ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई, है ना। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्ट्रेडियन होती है, आपको मालूम है। तो किसी भी पॉइंट के अराउंड जो टोटल सॉलिड एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई। बात समझ में आ गई? ये बेसिक मतलब है सॉलिड एंगल का। अब सर ये सॉलिड एंगल आपने समझाया है क्यों, क्यों टाइम पास किया, क्यों स्टाइल मारा? तो एक बात याद रखिए, सॉलिड एंगल को गॉस लॉ के साथ रिलेट करते हैं। अच्छा, ये इससे पहले कि मैं रिलेट करूं उससे पहले एक और चीज बता देता हूं, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा, ड्राइव नहीं कर रहा हूं ना, तो आपको डेरिवेशन से कोई मतलब है। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि अगर मान लीजिए कि सर मैं आपसे कहूं कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई मान लो स्फीयर है, लेट अस से इट्स अ स्फीयर, ओहो, लेट अस से कि ये एक स्फीयर है, और इस स्फीयर में आपने यहाँ से ऐसे कोई दो लाइनें बना दी, तो यहाँ पर एक प्लेन एंगल भी फॉर्म हो रहा होगा, थीटा फॉर्म हो रहा होगा ना बेटा, दो लाइनों के बीच में एक थीटा फॉर्म हो रहा होगा। और ये वाला पोर्शन, अगर सिर्फ आप इतना पोर्शन आप ऑब्जर्व करें, इतना पोर्शन इस स्फीयर का, तो इतने पोर्शन के कारण यहाँ पर कुछ एंगल भी सबटेंड हो रहा होगा, सॉलिड एंगल। तो इस केस में हम इस बात को देखिएगा, इस केस में मैं थीटा वर्टिकल के साथ ले रहा हूँ, और यहाँ पर एक सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा होगा, ये सॉलिड एंगल भी फॉर्म हो रहा होगा, लेट दैट बी ओमेगा। तो ओमेगा और थीटा का जो रिलेशन है वो है सर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। मतलब सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का ये रिलेशन, अगर मान लीजिए प्लेन एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप लिखेंगे 2 पाई इंटू 1 माइनस ऑफ cos 30, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की वैल्यू अगर 180 डिग्री है, तो आप लिखेंगे 2 पाई इंटू 1 माइनस ऑफ cos 180 डिग्री, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल, है ना। तो प्लेन एंगल कितना है उसके अकॉर्डिंग आप सॉलिड एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। प्लेन एंगल कितना है उसके अकॉर्डिंग सॉलिड एंगल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सुन पा रहे हो सर? ये सारे फॉर्मूलाज लिखो तो मैं आपको ये रिलेशन समझाता हूँ कि ऐसा क्यों किया मैंने, क्या रिलेशन मुझे लाना है, जिसके लिए मैंने सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का रिलेशन बताया आपको, गॉस लॉ में कैसे यूज करना है। इज इट डन? Yes, ठीक है, मेरी बात सुनिए, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो मेरी बात समझिएगा। सर अगर मैं कोई भी क्लोज्ड सरफेस लेता हूँ अराउंड अ चार्ज, जैसा कि सर बोला गया हमसे कि अगर कभी भी आपके पास चार्ज गिवन है तो उसके अराउंड क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप क्लोज सरफेस लेंगे। और मैंने आपसे ये भी बोला है कि क्लोज सरफेस आप किसी भी शेप का लीजिए, बी इट एनी शेप, the total angle subtended at a point inside a closed surface will always be equal to 4 pi स्ट्रेडियन। मतलब टोटल सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूँ, प्लेन एंगल तो टोटल 2 पाई होगा, ठीक है, लेकिन सॉलिड एंगल की अगर बात करूं क्लोज सरफेस में, तो जो टोटल सॉलिड एंगल सबटेंड होगा दैट वुड बी इक्वल टू 4 पाई स्ट्रेडियन। आप एक बात इमेजिन करो कि मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि एक स्फीयर लिया मैंने, और इस स्फीयर के अंदर मैंने एक चार्ज प्लेस कर दिया, लेटेस्ट से कि चार्ज यहाँ पर प्लेस कर दिया है, और इस स्फीयर का रेडियस आर है। तो आप सबको मालूम है कि इस स्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, यही तो होगी, ये फ्लक्स की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। और गॉस लॉ में आपको पता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स की वैल्यू चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। इसका मतलब दूसरे तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि द फ्लक्स, इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि दिस इज द फ्लक्स थ्रू थ्रू अ सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई स्क्वायर। इस एंगल के थ्रू जो आपका फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू
दैट इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई है, तो उस टोटल 4 पाई सॉलिड एंगल के थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। अब अगर मान लो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर यहाँ पर आपने चार्ज रख दिया है, यहाँ पर आपने चार्ज रखा है और आपसे कह रहा है कि सिर्फ ये चार्ज है, सिर्फ इतने पोर्शन से आपको फ्लक्स निकालना है, सिर्फ इतने पोर्शन से आपको फ्लक्स निकालना है, कुछ भी नहीं दिया आपको, सिंपली ये दिया कि सर ये जो है ये वाला एंगल, ये वर्टिकल के साथ जो ये एंगल है प्लेन एंगल, दैट इज थीटा, बस इतना गिवन। आपसे कह रहा है कि सॉलिड एंगल बताओ सिर्फ इतने पोर्शन से, जो शेडेड रीजन है उसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू बताओ। जो फ्लक्स आपको किसके थ्रू बताना है, पूरे पूरे स्फीयर के थ्रू नहीं बताना है, you just have to find out the flux through this portion which is shaded, जो आपको shaded portion दिखाई दे रहा है उसके थ्रू they want you to find out the value of flux। तो कैसे करेंगे सर, how do we find the value of flux from this shaded portion, इस shaded portion से हम फ्लक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें सर, how we will do that। तो अब देखो, अगर तुम्हें लॉजिक समझ में आती है तो सुनो। सर जब एंगल पूरा सॉलिड एंगल थ्रू सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई, थ्रू सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई सॉलिड एंगल के थ्रू सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई फ्लक्स इज इक्वल टू कितना है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू है सर हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है भाई। तो थ्रू यूनिट एंगल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। यूनिटरी मेथड है, हाँ ना बोल भाई, ये होगी सर फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो थ्रू दिस एंगल, जो यहाँ पर सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पर जो सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो मान लो कि सॉलिड एंगल का नाम ओमेगा है, तो थ्रू ओमेगा एज अ सॉलिड एंगल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो यूनिट एंगल के थ्रू वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा कर दो, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि सर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ओमेगा गिवन थोड़ी है, आपको तो प्लेन एंगल गिवन है। तो आप इसको आप फर्दर ऐसे नहीं लिख सकते Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 पाई इनटू 1 माइनस ऑफ cos। ठीक है, ये हमें रिलेशन पता है ओमेगा और थीटा का, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का रिलेशन ये है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा, थीटा के टर्म्स में आपका आंसर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा विल बी योर फाइनल आंसर। फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q अपॉन 2 epsilon naught into 1 minus of cos theta. This will be your final answer. This will be the value of the flux. इसीलिए मैंने आपको गॉस लॉ इंट्रोड्यूस, मतलब सॉलिड एंगल इंट्रोड्यूस किया है इन द केस ऑफ गॉस लॉ, कि अगर आपको कोई भी सरफेस के किसी भी पोर्शन के थ्रू अगर आपसे फ्लक्स पूछा जाए तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इजीली यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, विद द गॉस लॉ। एक और सवाल बताता हूँ ताकि और क्लैरिटी आ जाए आप लोगों को, जल्दी से इसको नोट करिए। तो एक और सवाल समझाता हूँ। डन, ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपको कितना समझ में आया। विल बी डिस्कसिंग ओवर वन मोर क्वेश्चन। ये सर मान लीजिए कोई डिस्क है, लेट अस से इट्स अ डिस्क, और इस डिस्क के सेंटर के सामने एट अ डिस्टेंस ऑफ x एक चार्ज यहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि ये जो एंड्स के साथ इस चार्ज का एंगल फॉर्म हो रहा है, या इन लाइंस का एंगल फॉर्म हो रहा है, वो थीटा है। आपको सवाल ये पूछा गया कि फ्लक्स थ्रू डिस्क कितना होगा। ये डिस्क के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू द डिस्क, और डिस्क का जो रेडियस है, लेट दैट रेडियस बी r। अब कैसे निकालें सर, इसके ऑब्वियस सी बात है, दो तरीके हैं। एक तो इंटीग्रेशन है, जो मैं आपको करवाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेडिकल में इंटीग्रेशन से कोई लेना देना ऐसा इतना कठिन सवाल नहीं बनता है। और अगर गलती से आ गया तो इंटीग्रेट करोगे तो खामखा का बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्यों करोगे, चाहे वो मेडिकल हो या जेई हो, व्हाई विल यू इंटीग्रेट इफ यू हैव सम अदर ऑल्टरनेटिव्स टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। तो आप इंटीग्रेशन को तो वैसे ही अवॉइड करने की कोशिश करते हो।
ठीक है, इफ यू हैव सम अदर ऑल्टरनेटिव टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। तो कैसे करें सर, हाउ वी गोना डू दैट? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि सर मैंने आपको बताया कि you can use the relation of solid angle and the plane angle to solve a question। और गॉस लॉ में आप सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सर आप? तो सर देखिए, हमें मालूम है कि भाई पूरे 4 पाई के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, वो हमें मालूम है। तो यूनिट सॉलिड एंगल के थ्रू फ्लक्स कितना होता है वो फाइंड कर लो। तो फ्लक्स थ्रू यूनिट सॉलिड एंगल, थ्रू यूनिट सॉलिड एंगल, यूनिट सॉलिड एंगल के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है? तो यूनिट सॉलिड एंगल के थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू। तो अगर आपको यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बन रहा है ड्यू टू द होल ऑफ द डिस्क, यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बन रहा है तो ओमेगा के थ्रू कितना होगा? तो फ्लक्स थ्रू ओमेगा एज अ सॉलिड एंगल कितना होगा? तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। बट ओमेगा हमें गिवन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई इनटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा, बिकॉज़ ओमेगा और प्लेन एंगल का रिलेशन ये है सर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पर आपको ये एंगल अगर थीटा गिवन है तब तो ठीक है, थीटा के टर्म्स में ये आंसर हो जाएगा। मान लो कि क्वेश्चन को एक स्टेप और बढ़ाते हैं कि मैंने थीटा ही नहीं दिया, ये थीटा आपको मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको लेंथ दे दिया है, थीटा मेंशन नहीं किया है। तो सर फ्लक्स कैसे लिखोगे? तो आप थीटा के टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ सकते। तो फ्लक्स को आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये हो जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा ये। ठीक है, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा। इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा? तो cos थीटा होगा सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना होगा? r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे? बेस इज x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर। दिस विल बी योर हाइपोटेनियस, दिस विल बी योर आंसर। अगर आपको थीटा नहीं गिवन है तो राइट द cos थीटा इन टर्म्स ऑफ द गिवन डिस्टेंसेस। गिवन डिस्टेंसेस के टर्म्स में अगर हम cos थीटा की वैल्यू लिखें तो दिस विल बी द वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है सर, ये वैल्यू आ रही है, तो इसके फॉर्म में आप रिजल्ट लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस ऑफ x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर। क्या लिखना सर? चार्ज तो डिस्क के बाहर है ना? बिल्कुल बाहर है मिर्जा भाई, चार्ज डिस्क के बाहर है। बट आप एक बात बताइए कि ऐसा कोई चार्ज है जो जिसका कोई घर हो? मतलब आपका कोई भी चार्ज गिवन होगा, अगर कोई भी चार्ज गिवन है और उसका फ्लक्स आपको पूछा जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इंक्लोज दैट चार्ज। मैं भी एक बार और एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ, पहले इस बात को नोट कर लीजिए तो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। ओके, आप देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि सर आपका ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ है। इस तरह का सवाल शायद आपने 12th में देखा हो। ये चार्ज रखा हुआ है और ये एक स्क्वायर सरफेस है, ये स्क्वायर फेस है और ये ऐसे चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है। और आपसे पूछा गया कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कह दोगे कि सर फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी बिकॉज चार्ज इनक्लोज का है। तो बेटा दुनिया में कोई सा चार्ज ऐसा नहीं है जो इनक्लोज होता है। ठीक है, हर चार्ज, तो ऐसे ही चार्ज का पहला काम करना क्या होता है आपको? यू नीड टू इनक्लोज अ चार्ज, तभी आप गॉस लॉ अप्लाई करते हो। अदरवाइज तो हर चार्ज जो है वो किसी न किसी सरफेस के बाहर ही प्लेस है। हाँ, अगर आपको ऑलरेडी कोई क्लोज्ड सरफेस गिवन है और आपको कोई चार्ज कहा जा रहा है कि वो चार्ज उस क्लोज्ड सरफेस के बाहर है, तो फिर आप आंख बंद करके उसका फ्लक्स कितना कहेंगे? जो चार्ज बाहर होगा उसका फ्लक्स आप 0 लिखेंगे आंख बंद करके। बट अगर मान लीजिए कि कोई ओपन सरफेस है और उसके ऊपर या कहीं पर भी चार्ज प्लेस्ड है और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कि फ्लक्स ड्यू टू दैट चार्ज, तब पहला स्टेप क्या करेंगे? तब पहला स्टेप ये है कि आप चार्ज को इनक्लोज करेंगे बाय द क्लोज्ड सरफेस। आपको मेरी बात समझ में आई मिर्जा भाई? भाई मैं आपसे यस कहूं सर। कि ये चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज है, बताओ फ्लक्स कितना होगा? तो पहला काम आप क्या करेंगे? पहला स्टेप आपका यही होगा कि आपको चार्ज को इनक्लोज करना है, तभी तो फ्लक्स बताएंगे। तो चार्ज गॉस लॉ लगाने का मेथड ही यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इनक्लोज द चार्ज।
हाँ, अगर कहीं पर ऑलरेडी चार्ज इनक्लोज करके दिया हुआ है और कोई दूसरा चार्ज बाहर रखा हुआ है, तब आप फाइनली ये कह सकते हो कि भैया यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू 0 ड्यू टू दैट चार्ज। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आप चार्ज को पहले इनक्लोज करिए एंड देन अप्लाई द गॉस लॉ। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू यू और Yes. कंफ्यूजन दूर हो गई होगी आपकी। ठीक है, तो ये तो हो गया सर आपके गॉस लॉ का रिलेशन विद सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल और गॉस लॉ रिलेट करके हमने इस तरह से ऐसे फाइंड कर लिया। अब इसी में एक छोटा सा सवाल आपको इस फॉर्म पे भी हो सकता है कि आपको जैसे ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके मुझे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे ये बोला जाए कि भाई एक सिलेंड्रिकल सरफेस है और आपसे ये बोला गया इस सिलेंड्रिकल सरफेस का ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है और आपसे ये बोला गया कि ये आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से है। The x-axis is along the cylinder, y-axis is like this, and this is the z-axis. ये आपका origin हो गया, and ये आपकी radius is r, ये आपकी length is l. They have given you the electric field as equal to alpha x to the power 1 by 2, where alpha is constant, and x is any general distance from origin. कोई भी जनरल डिस्टेंस ऑरिजिन से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज इनक्लोज इनसाइड दिस सरफेस। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और सवाल में क्या पूछ रहा है, तो दे आर आस्किंग यू द चार्ज इनक्लोज। दिया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछ क्या रहा है, चार्ज इनक्लोज। कैसे होएगा भाई, कैन यू सॉल्व दिस? दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछ रहा है चार्ज इनक्लोज, कैसे होएगा? कौन बता रहा है भाई? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के रिलेशन से क्यू इनक्लोज निकाल लेंगे। बिल्कुल निकाल के मुझे बताइए आंसर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, आपको चार्ज वार्ज नहीं पता, तो यू विल बी यूजिंग द रिलेशन ऑफ फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स का रिलेशन। फ्लक्स का मतलब गॉस लॉ का वाला रिलेशन, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों रिलेशन को आप इक्वेट करेंगे टू गेट द रिजल्ट फॉर द चार्ज इनक्लोज। तो करिए और मुझे आंसर बताइए। हाँ भाई, आंसर आ गया आप लोगों का? सर देखो सर, इसमें अगर आप फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स, मैंने आपसे बोला था कि इफ यू हैव अ क्लोज सरफेस जिसमें एक से ज्यादा आपको सरफेसेस का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा हो, तो आप हर सरफेस के लिए यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इंडिविजुअली एंड देन यू विल टेक द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दोस फ्लक्स। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो दो सर्कुलर फेसेस दिखाई दे रहे हैं आपको और एक कर्व्ड सरफेस दिखाई दे रहा है आपको। कर्व्ड सरफेस के लिए अगर आप नॉर्मल लेंगे तो दिस विल बी अपवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस।
ठीक है, यहाँ पर अगर आप नॉर्मल लेंगे तो दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो नॉर्मल लेंगे दैट वुड बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एक्स, मतलब एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो जैसे जैसे आप ऑरिजिन से अलग अलग डिस्टेंसेस पे जाओगे तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग होगी। मतलब अगर आप ऑरिजिन पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी होगी, जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है, तो इस कर्व सरफेस के लिए भी फ्लक्स जीरो है। तो सीधा सा एक ही केस है जिसमें फ्लक्स आ रहा है, एंड दैट इज फॉर दिस सरफेस। इस सरफेस के लिए अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो अल्फा एक्स, एक्स की वैल्यू इतनी यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो एल टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। एरिया विल बी रिटन एज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, द एरिया थ्रू व्हिच दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज पासिंग। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल टू द पावर 1/2। दिस इज योर वैल्यू ऑफ फ्लक्स। अभी जब ये फ्लक्स आ गया तो इस फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो दिस फ्लक्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट अल्फा पाई आर स्क्वायर एल टू द पावर 1/2। तो इसका मतलब चार्ज इनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय पाई इनटू आर स्क्वायर एल टू द पावर 1/2। यही आपका आंसर है फाइनली। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन टर्म्स ऑफ चार्ज, जो आपने गॉस लॉ में पढ़ा है, और दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो ऐसे क्वेश्चंस में चार्ज इनक्लोज कितना है वो आपको पता चल जाएगा। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द चार्ज इनक्लोज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़े। ठीक है, अब सुनिए, इसी तरह से आप गॉस लॉ को यूज करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो देखो, जैसे मैंने आपको इससे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। अगर आपकी कोई वायर है, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज एंड द चार्ज डेंसिटी ऑन दिस वायर इज लैम्डा कूलम पर मीटर। लैम्डा कूलम पर मीटर का मतलब ये हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये लैम्डा कूलम पर मीटर है, और इससे आर डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनिटली लॉन्ग वायर एंड इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर एक्चुअली। दूसरा केस, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज शीट। अगर मान लीजिए ये एक चार्ज शीट है, ये एक चार्ज शीट है, ये आपकी एक चार्ज शीट है, और ये चार्ज शीट पे चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है। तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट वुड बी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज शीट। तीसरा केस, केस नंबर 3। अगर हम केस नंबर 3 पे बात करें सर, तो केस नंबर 3 देखिए कि अगर मान लीजिए कि सर आपका ये कोई स्फीयर है, एंड स्फीयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ कोर्स, और होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर का दूसरा नाम स्फेरिकल शेल भी है। तो अगर आपका होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर जिसकी रेडियस मान लीजिए कुछ भी है आर, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम बात करें, पहला पहला पॉइंट इस केस में, पॉइंट नंबर ए, कि इफ द डिस्टेंस इज आउटसाइड, मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, वेयर स्मॉल आर इज व्हाट, स्मॉल आर इज एनी जनरल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। स्मॉल आर इज एनी general distance from center of sphere। स्फीयर के सेंटर से कोई भी जनरल डिस्टेंस, उसको उसको हम कितना लिख रहे हैं, उसको वी आर राइटिंग इट एज स्मॉल आर। तो अगर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, अगर इस पे चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी सेम एज दैट ऑफ द सिंगल चार्ज, एंड द फॉर्मूला वुड बी रिटन एज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर इसी में दूसरा केस के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर द सरफेस या एट द सरफेस, कि अगर आपका स्मॉल आर इज एक्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। और अगर अंदर की हम बात कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, तो तीसरा केस, इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इक्वल टू जीरो। और इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो एंड इट इज जीरो टिल यू रीच द सरफेस, और उसके बाद इट बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। स्मॉल आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। दिस इज द पॉइंट वेयर स्मॉल आर इज इक्वल टू ग्रेट कैपिटल आर, एंड एट कैपिटल आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है। तो ये फॉर्मूलाज नोट करिए, फिर मैं सॉलिड स्फीयर का भी बता दूं आपको।
अब देखिए इसी में अगर आप सॉलिड स्फीयर ले लें, इसी में अगर आप सर अगर सॉलिड स्फीयर ले लेते हो, यू टेक अ सॉलिड स्फीयर, और इस सॉलिड स्फीयर पे यू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स अगेन, एंड द टोटल चार्ज नाउ विल बी स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस। मान लो कि इसका टोटल चार्ज क्यू है, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी मैं लिखूं तो चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब है, इसका जो रेडियस है लेट दैट रेडियस बी इक्वल टू आर, इसकी जो रेडियस है लेट दैट बी आर। अब फिर से इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखें, पहला केस इस केस में कि अगर हमारा जो स्मॉल आर है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इसमें भी फॉर्मूला वही होता है जो आपके उसका फॉर्मूला होता है हॉलो स्फीयर का, तो वही फॉर्मूला सॉलिड स्फीयर का भी होता है। इसका मतलब कि वेदर इट बी द हॉलो स्फीयर और द सॉलिड स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला फॉर द स्फीयर्स आउटसाइड द स्फीयर विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ electric field. Point number second, at surface small r is equal to capital R, again electric field is same, kq divided by r square, ये फॉर्मूला भी सेम है, बट इसमें और होलो स्फीयर में बस एक ही बात का अंतर है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर अगर हो जाए, स्मॉल आर इज लेस देन दैट ऑफ कैपिटल आर, तो इस केस में स्मॉल आर जब कैपिटल आर से छोटा है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज रिटन एज इक्वल टू रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली में मुझे ये इस फॉर्म में याद रहता है तो मैं इस फॉर्म में लिख दिया करता हूँ। वैसे अगर चार्ज के टर्म्स में यही इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे तो शायद चार्ज के टर्म्स में ये होता है के क्यू डिवाइडेड बाय, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर। दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज आई गेस। ठीक है, अगर चार्ज के टर्म्स में लिखा जाए, ऐसे चार्ज डेंसिटी को आप चार्ज के टर्म्स में लिख सकते हो। चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है? चार्ज डेंसिटी का मतलब है क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यही है चार्ज डेंसिटी का मतलब। ठीक है, इसमें कुछ छूटा है ना? चार्ज डेंसिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा है? चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी की जगह ये रख दूंगा तो क्यू अपॉन 4 पाई, तो 3 ऊपर चला जाएगा। चार्ज डेंसिटी इसके टर्म्स में ये आंसर आ जाएगा, ये शायद के क्यू आर अपॉन 3 r क्यूब ऐसा कुछ आएगा मेरे हिसाब से। एक बार देख लेना, इसमें चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रख के देख लेना चार्ज के टर्म्स में ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, एक बार रख के देख ही लेते हैं। अगर मैं इसके चार्ज डेंसिटी के चार्ज के टर्म्स में फॉर्मूला रखूं तो क्या हो जाएगा? ये आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, चार्ज की वैल्यू को आप लिख सकते हैं कितना, क्यू अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, ये आप लिख सकते हैं। इस वैल्यू को फर्दर आप क्या लिख सकते हैं? तो देखिए, इसको 3 को ऊपर लेके चले जाइए आप, तो ये हो जाएगा 3 क्यू आर, नहीं 3 ऊपर जाएगा नहीं, वैसे 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 को ऊपर क्यों नहीं लेके जाए? 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, मैंने सही लिखा था, के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। दिस विल बी द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इसी में आप ग्राफ ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ, तो यहाँ पर एक बात देखिए कि आपके जब सेंटर पे होंगे ना, व्हेन यू विल बी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो स्मॉल आर इज एनी जनरल डिस्टेंस। अगर आप सेंटर पे हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू 0, तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब आप सेंटर से चलिए सरफेस की ओर, जब आप सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, सेंटर से आप सरफेस की तरफ जाएंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और कैसे? और स्मॉल आर अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। या आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज लीनियरली रिलेटेड टू दैट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी, तो कैसे इंक्रीज करेगी? लीनियरली इंक्रीज करेगी। कब तक इंक्रीज करेगी? जब तक आपका स्मॉल आर डजंट बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर। कैपिटल आर पे पहुंच के, मतलब सरफेस पे पहुंच के, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट वुड बी मैक्सिमम एंड इट विल बी रिटन एज के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसके बाद अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स inversely proportional to r square, and this will decrease according to the rectangular hyperbolic diagram. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है विद द r। these are the variation of electric field with the r for the solid sphere। इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, I have a question for you, see whether you can
ट्राई दिस और नॉट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, एक्चुअली में यू कैन कॉल इट एज अ स्फीयर विद अ कैविटी। इसमें मटेरियल बस यहाँ पर है, ये स्फीयर है, स्फीयर। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर, बट उसमें कैविटी काट के हमने बाहर निकाल दिया। इसकी जो इनर रेडियस है, लेट दैट इनर रेडियस बी r1, इसकी जो आउटर रेडियस है, लेट दैट रेडियस बी r2। ठीक है, और इसमें जो चार्ज स्प्रेड है, दैट चार्ज इज q। क्लियर? तो आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये जो x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इनसाइड द स्फीयर। देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर। और याद रखिएगा, ये जो भी स्फीयर हम लेते हैं, ऑल ऑफ दीज आर नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, मतलब कंडक्टर्स नहीं है, ये नॉन कंडक्टिंग बॉडीज है। नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर्स हैं जिसको हम चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं, विच कैन बी चार्ज्ड। इंसुलेटर और कंडक्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि इंसुलेटर्स में फ्री चार्जेस नहीं होते जैसे कंडक्टर्स में होते हैं, बट हम इसको चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। इंसुलेटर्स कैन बी गिवन चार्जेस, और इंसुलेटर को आप जितना चार्ज प्रोवाइड करेंगे, इंसुलेटर को आप जितना चार्ज प्रोवाइड करेंगे, इंसुलेटर पे उतना ही चार्ज रहेगा और उसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ रहे हैं आप? उसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितना चार्ज आप प्रोवाइड करेंगे उसी चार्ज उतने ही चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस बात को याद रखिएगा। कुछ समझ आ पा रहा है? यस सर। चलिए, अगर समझ आ पा रहा है तो कोशिश करिए एक बार। मैं आपको मेथड समझा देता हूँ। मेथड ये है कि सर, आपको यहाँ पर फ्लक्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा फ्लक्स को लिखना है चार्ज के टर्म्स में, और दोनों को इक्वेट करना है। देखिए कहां तक आप पहुंच पाते हैं। वैसे तो मैं कर ही दूंगा, आप कहां तक पहुंच पाते हैं, जस्ट लुक एट दैट। चलिए सर, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिए। सर मैंने आपसे ये बोला कि यहाँ पर आपको करना यह है कि यू हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में फ्लक्स का फॉर्मूला लिखिए, और गॉसेस लॉ के टर्म्स में फ्लक्स का फॉर्मूला लिखिए। बट उसके लिए आप देखिए, सबसे पहला मान लो कि ये गॉसियन सरफेस है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी गॉस लॉ याद है फ्रॉम द क्लास 12th, अब जाहिर सी बात है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अपन ड्राइव कर करके आपको रिजल्ट बताएं। तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जब भी हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं बेटे, तो हम गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस लेते हैं ना, गॉसियन सरफेस। और उस गॉसियन सरफेस में सबसे पहला अपन क्या देखते हैं कि चार्ज कितना इनक्लोज्ड है। तो चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली द फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस। तो पहली बात तो यहाँ पर चार्ज कितना इनक्लोज है, दैट यू विल हैव टू फाइंड। अब चार्ज कैसे इनक्लोज निकालें, देखो एक बात समझो। यहाँ पर जो चार्ज है वो पूरे स्फेयर पे नहीं है। स्फेयर के सिर्फ उतने पोर्शन में है जितने पोर्शन में मटेरियल है, उतने पोर्शन में। अंदर का तो अंदर वाला पोर्शन खोखला है। तो भाई इस स्फेयर में गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज होगा, तो ध्यान से देख। चार्ज इंक्लोज अगर तुम्हारी बुद्धि चल रही हो तो Q, दैट इज द टोटल चार्ज, डिवाइडेड बाई कितने वॉल्यूम में चार्ज है। वो वॉल्यूम है 4/3 पाई इंटू R2 का क्यूब, माइनस ऑफ 4/3 पाई इंटू R1 का क्यूब,
r1 का क्यूब multiplied by what? Multiplied by 4/3 pi into x का क्यूब. Did you understand what I have done? Charge divided by the volume in which the charge is kept. The total volume in which you will find the charge is the volume between these two portions. इसी दो portion के बीच का जो ये volume है, ये जो ये volume है, वो हमें चाहिए. अब वो वॉल्यूम होगा कितना? तो पूरे वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा. तो दिस इज व्हाट आई हैव डन. मतलब टोटल चार्ज, इसको हम कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन जिसमें हमें ये वैल्यू चाहिए. तो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से जो चार्ज इनक्लोज आएगा, दैट चार्ज इनक्लोज विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन r2 का क्यूब माइनस ऑफ r1 का क्यूब इनटू x क्यूब. ये आपका चार्ज की वैल्यू आ गई. अब ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड multiplied with the area of the Gaussian surface which will be equal to 4 pi x squared is equal to charge enclosed. Charge enclosed कितना है? q r2 cube minus of r1 cube multiplied by x divided by epsilon naught. तुम्हारे तोते उड़ गए भाई, कि पता नहीं इसने क्या कर दिया. हजम हुआ या नहीं हुआ ये बता दीजिए आप लोग. भाई हो गया था। एक x को उड़ा देगा तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e is equal to q upon 4 pi epsilon naught. This will become equal to r2 का क्यूब minus of r1 का क्यूब, r1 का क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? अच्छा ये x क्यूब है, सॉरी, ये देखा करिए, मैं सिंप्लीफिकेशन में कुछ गलतियां कर जाता हूँ. तो यहाँ से एक्चुअली में ये x ऐसा हो जाएगा और ये x, तो ये वाला जो x है इसमें ये पावर उड़ेगा तो एक x बचेगा. तो दिस विल बी योर रिजल्ट, q r2 का क्यूब माइनस ऑफ r1 का क्यूब इनटू x. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सर आपके किसी भी पॉइंट इनसाइड दिस स्फीयर पे. ओके, वेरी गुड. अगर ये आप लोगों ने नोट कर लिया तो दिस इज अबाउट द गॉसेस लॉ, जिस पे क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी आपकी. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द गॉस लॉ. फर्दर आप कॉन्सेप्ट इस पे चीजों को आप सॉल्व करते रहिएगा. हम आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. एंड इस केस में हम पोटेंशियल ही नहीं बल्कि कैपेसिटेंस भी इसी केस में हम पढ़ेंगे. तो बेसिकली वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब पे बात करेंगे. और उसके बाद फिर इसके इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे आखिरी पोर्शन होगा अपना कैपेसिटर. अब देखिए सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इन सबको जल्दी जल्दी से रिपीट कर लेते हैं. एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी आपसे बोला जाए तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि अगर कोई चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और उस चार्ज को किसी पॉइंट ए से आपको किसी दूसरे पॉइंट बी पे ले जाना है, ठीक है, आइदर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस केस में इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द चार्ज in taking it from one point to another point, that work done divided by the charge is basically called as potential difference. This is called as potential difference. अगर मान लीजिए कि जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई VB minus of VA is equal to work done upon charge. This is the work done per unit charge, ठीक है, is basically called as the potential difference. कि आपको कितना वर्क करना पड़ा either against the force of repulsion or attraction. अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई एक पॉइंट इंफिनिटी पर है, out of the two points if one point is at infinity, मान लो if A is at infinity, मतलब इनिशियली चार्ज इंफिनिटी पे, A is at infinity, तो A अगर इंफिनिटी पे तो VA will be equal to 0 बिकॉज इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है. तो आपका VB जो होगा उसको सिंपली आप V कह लें तो V is equal to वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज. ये और इसमें फर्क बस इतना है कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इस वाले पॉइंट को हम सिंपली पोटेंशियल का नाम देते हैं. Potential difference का मतलब ये है कि difference of potential between the 2 points if the charge is being moved from one point to another in an electric field या in the same electric field. और अगर चार्ज को हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे ला रहे हैं तो उस केस में जो हमारा वर्क डन है दैट इज बेसिकली वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज इज बेसिकली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल.
दैट इज सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट, कोई भी एक चार्ज अगर है, अगर कोई एक चार्ज रखा हुआ है सर, यहाँ पर कोई एक चार्ज है और इस चार्ज की वैल्यू Q है, और इस पॉइंट पे अगर हमें r दूरी पर इसके पोटेंशियल देखना है, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू KQ बाई R। किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू द गिवन चार्ज द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू KQ बाई R। ये पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन चार्ज। पॉजिटिव इफ Q इज पॉजिटिव और नेगेटिव इफ Q इज नेगेटिव। अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये पोटेंशियल नेगेटिव, और चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट कि अगर मान लीजिए कि सर कहीं पर कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं, मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, दीज आर द चार्जेस प्लेस्ड, और ये कोई पॉइंट है सच दैट कि ये वाला पॉइंट इससे R1 दूरी पर है, ये वाला पॉइंट इससे R2 दूरी पर है, और इस वाला पॉइंट इससे R3 दूरी पर है, तो यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल की वैल्यू होगी that would be the algebraic sum of all these two, all the potentials, and that will be written as equal to what? So V1 plus V2 plus V3 and so on, प्रोवाइडेड कि आप बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव लिखेंगे, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव लिखेंगे, और विद द प्रॉपर साइन आप यू विल कीप ऑन एडिंग दीज वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, यू विल गेट द टोटल पोटेंशियल फॉर द गिवन सिस्टम। ठीक है, नोट कर लिया। सर नोट कर लिया आप लोगों ने ये फॉर्मूला? ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम इसमें डाइपोल के लिए अगर हम बात करते, if we would have taken a dipole, तो for a dipole electric field at axial point, अगर ये डाइपोल है तो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, मतलब ये फिर से वही ये और यहाँ से एट अ डिस्टेंस ऑफ r, इस पॉइंट पे अगर आपको ये माइनस Q, ये प्लस Q और ये वाला पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, यहाँ पर अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी यहाँ पर दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, तो ये जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू K इनटू ये वाला जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 2a। तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि k मल्टीप्लाइड बाय 2a कैन बी रिटन एज इक्वल टू p, तो kp डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। दिस विल बी द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एट द एक्सियल पॉइंट, kp अपॉन r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। अगर इसी में अगर if r is greater than that of a, so therefore potential will be written as equal to kp divided by r square. This becomes the formula for the potential kp divided by r square when r is greater than a। अगर यही डाइपोल ऐसे हो और इसका ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट हो, इक्वेटोरियल पॉइंट सच दैट कि दिस इज a माइनस q प्लस q एंड दिस इज r, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू जीरो। ये जो पोटेंशियल यहाँ पर आता है दैट इज इक्वल टू जीरो। इसी में एक तीसरा फॉर्मूला आता है जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट अगर आप ले लें, ये मतलब जनरल पॉइंट का वही मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरल पॉइंट लिया था, वैसे ही पोटेंशियल के लिए जनरल पॉइंट ये r, ये ये माइनस q, ये प्लस ऑफ q, और इस पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली ये r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। ये बेसिकली इसमें r स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है। इसमें याद रखिएगा कि r इज ग्रेटर देन a का अजम्पशन लिया जाए तो ये सिंपली आपको जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर थीटा क्या चीज है, तो थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड दिस आर। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और ये आर की डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज बेसिकली थीटा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड पी, where p is dipole moment and r is the position vector of the point at which you have to find out the value of the potential.
प्लीज नोट करिए इन फॉर्मूलाज को। अब देखिए सर, इसी में अगर एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे करके बता दो तो मैं आगे बात करता हूँ कि सर अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, P इज द डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर आपने एक पॉइंट ले लिया, लेट दैट पॉइंट बी ए, एंड यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले लिया, लेट दैट पॉइंट बी बी। दिस इज ए, दिस इज बी। ये वाला आपका 2 मीटर है और ये वाला मान लीजिए कि 3 मीटर है। आपसे ये बोला जा रहा है कि ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज। ये चार्ज क्यू है जो आपको दिखाई दे रहा होगा शायद कि ये चार्ज क्यू है। ये चार्ज क्यू है, एंड दैट चार्ज हैज टू बी टेकन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी ले जाने में चार्ज को वर्क कितना करना पड़ेगा। मैं आपको एक हिंट दे दूं कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स जिसके बीच में आप चार्ज को मूव करा रहे हो। अभी फॉर्मूले में बताया था ना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द रिजल्ट फॉर द वर्क। तो मुझे वर्क कैलकुलेट करके बताओ। और मैंने सारी चीजें आपको दे दी है। डाइपोल मोमेंट की जगह पी लिखिएगा, चार्ज की जगह क्यू लिखिएगा, उसका कोई डेटा आपको नहीं दिया हुआ है। हाँ, आपको आर के लिए आपको लेंथ गिवन है कि पहला वाला आर मतलब पोजीशन ऑफ ए इज एट 2 मीटर, पोजीशन ऑफ बी इज एट 3 मीटर, उसके साथ एंगल्स क्या क्या है वो भी आपको गिवन है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। बताइए मुझे आंसर।
हाँ भाई, किसी से नहीं हुआ? आप लोग मेरी बात सुने सर, आपको मैंने क्या बोला, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा है। आप इस बात को समझिए कि सर ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसमें आपको दो चीजें चाहिए होंगी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो पोटेंशियल एट ए, बिकॉज दिस इज एनी जनरल पॉइंट, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, केपी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, पी ही रहने दीजिए क्योंकि पी की वो वैल्यू आपको गिवन नहीं है। कॉस थीटा आप लिखेंगे कॉस ऑफ 37 डिग्री डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे 2 का स्क्वायर, बिकॉज आर की वैल्यू 2 गिवन है। तो पोटेंशियल की वैल्यू cos 37 होता है सर। cos 37 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 4/5। हो सकता है शायद आप में से कुछ को याद नहीं हो। 4/5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4। तो दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट। तो पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू कितना, तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू kp/5। ये पोटेंशियल एट ए आएगा। पोटेंशियल एट बी अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल, कोई मुझे बताएगा कि बी पॉइंट के लिए जो एंगल मुझे लेना है विद द डाइपोल मोमेंट, विल इट बी 53 डिग्री or it will be 180 minus 53 degree? What do you say? Is the angle 53 degree or that is that angle 180 minus of 53 degree? क्या कहते हैं आप लोग? वेरी गुड फातिमा, तुम्हें पे उम्मीद लग रही है मेरे को कुछ जीवन में। खैर, तो यहाँ पर जो आप दूसरा वाला एंगल लिखेंगे वो 180 माइनस 53 होगा। देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है और आपका आर इधर है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ आर का एंगल अगर आप देखेंगे तो 180 माइनस 53 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे although it will not very much make difference in the result because cos 180 minus 53 is cos 53 itself, बट फिर भी जो एक्चुअल एंगल को अगर आप मेजर करेंगे तो एक्चुअल एंगल आप डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में लेंगे, और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज आप एंगल यहाँ पर देखेंगे तो वो एंगल होगा आपका आर और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन का। आप यहाँ पर लिखेंगे के p into cos into 180 minus of 53 cos स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूले में मैंने kp into cos थीटा ही लिखा है ना, तो 180 minus of 53 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर। cos 180 minus थीटा इज cos थीटा, तो vb की वैल्यू कितनी हो जाएगी, vb की वैल्यू हो जाएगी kp cos 53 डिवाइडेड बाय cos 53 डिवाइडेड बाय 9। तो ये cos 53 की वैल्यू होती कितनी है, तो cos 53 की वैल्यू होती है सर 3/5 डिवाइडेड बाय 9। तो आप पोटेंशियल एट बी को लिख सकते हैं सर के पी 3 3 ये 3 3 9, तो ये आप लिख सकते हैं के पी बाई 15, ये आ जाएगा के पी बाई 15। तो आपको पोटेंशियल एट ए पता है, पोटेंशियल एट बी पता है। नाउ यू नो बोथ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, वी बी माइनस वी ए वाले फॉर्मूले में पोटेंशियल जो ए का है वो लिखिए, पोटेंशियल जो बी का है वो लिखिए, और दोनों का डिफरेंस लीजिए, और दोनों के डिफरेंस को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से। तो यू विल गेट द रिजल्ट फॉर व्हाट, तो यू विल गेट द रिजल्ट फॉर द वैल्यू ऑफ द वर्क डन in taking the charge from point A to point B. I hope it's clear to all of you. Is it? चलिए सर, ये बात आपको समझ में आ गई। तो दिस इज बेसिकली द रिलेशन ऑफ वर्क डन एंड पोटेंशियल। ठीक है, वर्क डन और पोटेंशियल के बीच का ये रिलेशन है। तो आज इतना ही रहने दो, नेक्स्ट डे से आगे बात करते हैं सर, आज इतना ही रहने दो।